तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है हमारा इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर है? इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। जो इम्यूनिटी होती है उससे मुराद क्या होता है? तो इम्यूनिटी को अगर एक लफ्ज़ में डिफाइन करें ना तो हम ये कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसके लिए? रेजिस्टेंस मतलब अगर पूरी लाइन में डिफाइन करें, एक लफ्ज़ में ना करें, तो रेजिस्टेंस होती है ये मतलब जो बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी, ठीक है। बॉडी करेगी रेजिस्ट, और किससे रेजिस्ट करेगी? पैथोजेंस से रेजिस्ट करेगी। कौन कौन से पैथोजेंस? मतलब जैसे हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इसके अंदर टिश्यूज़ भी आते हैं। टिश्यूज़ के अलावा इसके अंदर इवन ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा पैथोजेंस के अलावा डिजीज, इन सारी चीज़ों से जो रेजिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो इसकी स्टडी है ना किसकी? इम्यून सिस्टम की, ठीक है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, पहली बात क्या है? इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम की स्टडी, इसके अलावा इम्यूनिटी की स्टडी, जो कि इम्यून सिस्टम हमें दे रहा है, ठीक है, उसे इम्यूनिटी की स्टडी, उसे रेजिस्टेंस की स्टडी, और उस सिस्टम की स्टडी को एक ही नाम देते हैं, वो क्या होता है? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्यूनोलॉजी है ये क्या है? ये स्टडी है, ठीक है। स्टडी का नाम, जहाँ पे लॉजी आ जाता है ना वहाँ पे स्टडी चल रही होती है। अच्छा, अब ये जो हमें स्टडी जो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है वो किससे मिल रही है? फॉरेन सब्सटेंसेस से मिल रही है। कौन कौन से फॉरेन सब्सटेंसेस, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास प्रोटोजोन्स आ सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कोई भी अगर फॉरेन चीज़ हो ना, फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो, फॉरेन ऑर्गन भी हो, वो भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बैक्टीरिया आ सकता है जो कि हमारे लिए नुकसान है। वैसे हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होता है लेकिन बात यह है कि वो नुकसान नहीं है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसके अलावा फंगस आ सकता है। फंगस के अलावा वायरस आ सकता है। वायरस के अलावा प्राइयोन्स आ सकते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ये प्राइयोन्स और वायरॉइड्स के अलावा फंगस, ये प्रोटोजोन्स, ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को, ये जो जो जितनी मैंने लिखी है सारी की सारी किस में आएंगी? पैथोजेंस के अंदर आएंगी, ठीक है। और ये डिजीज़ काज करेंगे और इनके खिलाफ हमें क्या मिलेगी? हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। और रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा जल्दी बीमार होता है तो हम क्या कहते हैं? कि उसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है। और इसको उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत, निज़ाम मदाफ़ियत, ठीक है। तो ये मतलब दिफा करने वाला निज़ाम, ठीक है। फ़ौजी हैं ये हमारी बॉडी की, ठीक है। तो जो ये हमारे पास अब है ये, इसके अंदर अगर किसी का जो इम्यून सिस्टम है वो कम है, इम्यूनिटी कम है, तो उसका जो बीमारियां बढ़ने की जो रेशियो होगी, जो चांस होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर किसी के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर बीमार होने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है इनेट वाला, ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड वाला। अब एक्वायर्ड और इनेट से क्या मुराद है? ठीक है, एक्वायर्ड और इनेट से मुराद है वो जो नेचुरली मौजूद है, ठीक है। नेचुरली मौजूद है जैसे ये मुराद है कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और पैदा होती है उसके पास ये चीज़ मौजूद थी। जैसे अब हाँ, जैसे मैं स्पीच की पावर कहती हूँ, वैसे ये यहाँ पे मैं ज़्यादा एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं ये एग्जांपल दूंगी फिर मैं इनएट की एग्जांपल दूंगी, ठीक है। अब अगर स्पीच की पावर है, ठीक है, तो वो बच्चे के पास पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह अगर थिंक करने की पावर है तो वो बच्चे के पास पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, ठीक है। मतलब बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, हम मानते हैं, लेकिन वो उसके पास पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। इसी तरह उसके पास सुनने की सलाहियत जो है वो भी मौजूद होती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, फिर वो मतलब चीज़ों को फेस करता है, चैलेंजेस को फेस करता है लाइफ के, तो वो इवॉल्व होता है, ठीक है। वो बच्चा क्या होता है? इवॉल्व होता है, और उसका कोई माइंड सेट बनता है कि अच्छा अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। ये जो उसका माइंड सेट है ना, ये क्या है? ये वो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि ये कहाँ से है? जो उसका माइंड सेट है ये उसने एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया है? सिस्टम से एक्वायर किया, अपने माहौल से एक्वायर किया। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी उसके पास पैदाइशी तौर पर मौजूद थी, ठीक है। इसी तरह जब हम इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, ये ऐसी इम्यूनिटी है जो बच्चे के पास पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। जैसे उसकी स्किन, तो जो उसकी स्किन है वो मतलब अगर ये उसकी स्किन है, ठीक है, तो उसके अंदर जरासीमों को आने नहीं दे रही। अगर स्किन ना होती तो उसके अंदर जरासीम ऐसे ही जा सकते होते, ठीक है। लेकिन जब स्किन मौजूद है तो उसकी वजह से जरासीम नहीं आ पाते। तो ये क्या है? ये एक इननेट चीज़ है, उसने खुद नहीं बनाई अपनी स्किन। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इम्यूनिटी को खुद भी बना रहे होते हैं, और वो होती है हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? उसको हम खुद बना रहे होते हैं, मतलब खुद हम वैसे पकड़ के नहीं बना रहे होते। ऐसा होता है कि हमारे अंदर जरासीम जाता है, हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, और फाइट करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है, और सारी उम्र के लिए सुकून हो जाता है।
मुझे नहीं पता सारी उम्र के लिए होता है कि नहीं, लेकिन उसके लिए एंटीबॉडीज़ ज़रूर बन जाती हैं, ठीक है। जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक चीज़ को फेस करने के बाद, उससे उसका सामना करने के बाद, उससे लड़ाई के बाद जो हमें नतीजा दे रही है वो एंटीबॉडीज़ हैं, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। और जो इनेट है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है, जो कि क्या होती है, नेचुरली मौजूद होती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होती है। अच्छा, अब मैंने भी एक लफ्ज़ बोला था एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये कौन बना रहा होता है, तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये जो है ना बी लिम्फोसाइट्स, ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ किसके ज़रिए बनाते हैं, अपनी कॉपी के ज़रिए बनाते हैं। उस कॉपी का नाम होता है प्लाज्मा क्लोन सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा क्लोन सेल्स होता है। अच्छा, अब जो एंटीबॉडीज़ होती है उनका एक और नाम होता है, वो क्या होता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसके अंदर ये ग्लोबुलिन्स वाला लफ्ज़ आ जाए ना, वो होती है एंटीबॉडीज़। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ होता है इम्यूनोजन। जो इम्यूनोजन है वो लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है एंटीजन के लिए। एंटीजन जो है वो किसके ऊपर मौजूद होती है, जो कोई जरासीम हो, जो कोई डिजीज़ हो, जो कोई बाहर वाला फॉरेन टिश्यू हो, ऑर्गन हो, उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होती है। अगर अब हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को कहीं से ये फील हो जाए ना, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, कि ये तो अपना नहीं है, ये तो बाहर से है कुछ, तो वो हमला कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो मैंने बताया 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। पहली कौन सी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, उसने क्या करना है, उसने कोई मतलब सीधी तरह से लड़ाई लड़ोई नहीं करनी, ठीक है। अब अगर मतलब हमारी अंदर कोई जरासीम आ रहा है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, ब्रीच करके वो काम पहुंच जाएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। पहले सबसे पहले उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करेगी कि मतलब उसे रोकने की कोशिश करेगी, उसे प्रिवेंट करेगी, उसे क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है। उसे रेजिस्ट करेगी कि वो क्या करे, हमारी बॉडी के ऊपर कोई हमला ना करे, हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना दे। पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी, लेकिन फर्ज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ के आगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर चला गया। फिर क्या होगा, उसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ज़्यादा रोकेगी, रुक जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर होती हैं फौजें। फिर जो फौजें होती हैं ना, फिर उसको ऐसा पता बताती हैं कि उसका कुछ नहीं बचता, ठीक है, और हमारे पास एंटीबॉडीज़ बच जाती हैं। तो इसीलिए वो फिर जो है फोर्थ हो जाता है। और अल्लाह हाफिज़।